नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। तथागत गौतम बुद्ध यानी कि बुद्धा को मानने वाली आज सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और कंट्रीज़ के जो सबसे ज़्यादा मानते हैं, वह मानते हैं जापान, चीन, भारत, थाईलैंड और तमाम श्रीलंका वगैरह जैसी कि सभी कंट्रियाँ बुद्धा को मानती हैं। लेकिन बुद्धा एंड धम्मा का जो बनाया था, जो लिखा था, वह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। और इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडवोकेट भूदेव महानंदे जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सुरेंद्र जी। आपको और जी, हमारा सभी टीम और दर्शकों को मेरा नमो बुद्धा जय भीम। जी। अ, नंदिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धा एंड धम्मा लिखा, जो सबसे ज़्यादा देश में पढ़े जाने वाला मूल ग्रंथ बोलें तो भी चलेगा। लेकिन बताया जाता है कि जो बाबा साहब की स्टोरीज़ या कहानियों में से पढ़ने में मिलता है कि जब बुद्धा एंड धम्मा बाबा ने छापा, तो उसमें उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। आप जो प्रश्न पूछे हैं, जब रेफरेंस में करता हूं तो मुझे ये देखने के लिए मिलता है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का 57 नंबर लेटर होता है। जो बुद्धा एंड इस धम्मा, ये जो किताब है बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत मेहनत करने वाला किताब है। ये किताब लिखने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर को लगभग 5 साल लगा था। 5 ईयर हार्ड लेबर के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ये पांडुलिपि को वो खुद लिख पाए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना ये था, गौतम बुद्ध का 500 ईयर बर्थ एनिवर्सरी पर 1956 में ये किताब को पब्लिश करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था। और ये किताब को बहुत प्यार से, बहुत बारीकी से, डीपली अध्ययन करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा के बारे में लिखे हैं। आज का तारीख में ये किताब पूरा वर्ल्ड में फेमस है। और ये किताब को चीन, जापान, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, तमाम नेशन खरीद के लेता है और पढ़ता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का ये बहुत बड़ा इच्छा था, ये किताब को 1956 में पब्लिश करने के लिए। बाबा साहब ये चाहते थे, ये किताब कम से कम सितंबर 1956 तक बाजार में आ जाना चाहिए। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत सरकार और भारत का प्रधानमंत्री दीदन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ बात करते हैं। और एक मुलाकात में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बात भी बताए थे बाबा साहेब अम्बेडकर को कि उन्हें बुद्ध धम्मा पर बहुत आस्था है, वो बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि बुद्ध एक एनलाइटनमेंट पर्सन है और उनका विचार लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, मानवतावाद को बताता है। इसीलिए बुद्धा एंड हिज धम्मा एशिया कंटिनेंट में फेमस है। मैं इनको ज्यादा मानता हूं और बुद्ध को मैं सम्मान देता हूं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब अम्बेडकर का बीच में पार्लियामेंट सदन में बात हुई थी। तो इस आशा और भरोसा से बाबा साहेब अम्बेडकर 14 सितंबर 1956 में एक चिट्ठी लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उस चिट्ठी में बाबा साहेब ये लिखते हैं, मैं आपको 2 पांडुलिपि भेज रहा हूं और वो किताब में कंटेंट है, वो कंटेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा ये किताब कितना मजबूत है, कितना साइंटिफिक है, कितना मानवतावाद को बताता है। और ये किताब पब्लिश होना बहुत जरूरी है। ये किताब पब्लिश होगा मतलब भारतवर्ष में भाईचारा सृष्टि होगा, मानवतावाद एस्टेब्लिश होगा, अंधविश्वास और कुसंस्कार मिटेगा और भारत और भारतीयों के लिए अच्छा होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर इस चिट्ठी में ये भी लिखते हैं, आप ये किताब का बुकलेट को देखिए, पढ़िए। बुकलेट को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा इनका क्वालिटी कितना अच्छा है।
और यहाँ पर कैसे सुंदर से काम किया गया है आपको पता चलेगा। मैं ऑलरेडी ये किताब को प्रिंटिंग प्रेस में दे चुका हूं और प्रिंटिंग प्रेस में ये प्रिंटिंग के लिए तैयार हो चुका है। बस मेरा ये गुजारिश है आपको, ये किताब भारत का तमाम लाइब्रेरी, भारत का तमाम यूनिवर्सिटी में लोगों को पढ़ने के लिए भारत सरकार कम से कम 500 किताब लेना जरूरी है, क्योंकि ये किताब साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक विचार से आधारित है। ये किताब पढ़ेंगे तो भारत में एनलाइटमेंट आएगा, भारत में अनइक्वालिटी मिट जाएगा, भारत में भाईचारा एस्टेब्लिश होगा। मैं सोच रहा हूं ये किताब भारत के लिए बहुत जरूरी है। हमारा प्रोफेसर, हमारा यूनिवर्सिटी का लेक्चर, हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, भारत का बड़ा बड़ा लाइब्रेरी में ये किताब उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे चिट्ठी लिखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर और 500 कॉपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रखने के लिए कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का चिट्ठी मिलने के बाद तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो चिट्ठी को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उनका मन में शंका और एक सोच पैदा होता है, वो डरता है। बुद्धा एंड हिज धम्मा ये किताब भारत का यूनिवर्सिटी और भारत का बड़ा बड़ा लाइब्रेरी में चला जाएगा तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। ये ब्राह्मणवाद के लिए खतरा है। इस सोच में पड़ गए। विदाउट डिले सेम डे 14 सितंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू रिप्लाई देने के लिए तैयार हो गए। इनको तुरंत पढ़ के उनको रिप्लाई लिख रहे हैं। रिप्लाई क्या देते हैं आपको सुनकर हैरान हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं उनका रिप्लाई लेटर में, मैं आपका किताब को देखा, आपका पांडुलिपि को देखा, वो कंटेंट में समझा, और जो 500 किताब आप हमारा लाइब्रेरी और भारत का लाइब्रेरी और भारत का बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में रखने के लिए जो बात रख रहे हैं, मैं इसमें सहमति नहीं हूं। मैं आपका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा हूं। साथियों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नहीं चाहते थे भारतवर्ष में बुद्धा एंड हिज धम्मा पब्लिश हुए और भारतवर्ष में भारत का बड़ा बड़ा लाइब्रेरी में बुद्धा एंड हिज धम्मा के बारे में लोग पढ़े और जाने। क्योंकि बुद्धा एंड धम्मा ऐसा एक किताब है, एक किताब इंसानियत को बताता है। ये किताब जात पात को मिटाने के लिए एंटीडोज काम करता है। ये एक एंटीडोज है। बुद्धा एंड हिज धम्मा ऐसा एक किताब है, भारत में जो मानसिक रोग है ना लोगों का, भारत में रहने वाले हिंदू मानसिकता का जो रोग है, वो बीमारी को इलाज करने के लिए बढ़िया एंटीडोज है। इसीलिए ये डोज को लेबोरेटरी में ही फिनिश कर देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर का लेटर का जवाब में ये लिखते हैं, आई रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट एंड आई विल नॉट एग्जीक्यूट इट। मैं आपका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा हूं और मैं इनको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। मतलब कैसा सोच है। भारत का प्राइम मिनिस्टर पंडित जी ऐसे क्यों सोचे? रिजेक्ट करने के तात्पर्य क्या है? हमारा बुद्धिजीवी, हमारा दर्शकों को मैं ये बता रहा हूं, नेहरू जी नहीं चाहते थे बुद्धा एंड हिज धम्मा भारत का हर कोना में जाए। ये जब चला जाएगा कास्टिज्म मिट जाएगा। लोग हेल एंड हेवन को नहीं मानेंगे। लोग
साइंटिफिक विचार में जाएंगे, कास्टिज्म मिट जाएगा और हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिए और 500 किताब नहीं लिए और कोई भी यूनिवर्सिटी में उनका कॉपी रखा नहीं गया और पढ़ाया नहीं गया। यह सिलसिला 1984-85 तक भारतवर्ष में चला और बाबा साहेब अम्बेडकर का कोई भी किताब भारत का एनी यूनिवर्सिटी में नहीं आया। कारण क्या? क्यों? एक कारण है, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिस्टम को ऐसे बना दिए थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर का कोई भी किताब भारत का स्कूल, यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी में रखा नहीं जाएगा और भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर का कोई भी पांडुलिपि प्रिंट नहीं होगा। ऐसे ऑर्डर करके वो रखे थे। फलस्वरूप बाबा साहेब अम्बेडकर 1956 में डेथ के बाद उनका तमाम राइटिंग एंड स्पीचेस, उनका किताब मालूम एकदम फ्रीज हो गया, प्रिंटिंग नहीं हुआ। ये प्रिंटिंग हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 1991 में मान्यवर दादा साहेब कांशीराम जी का प्रयास और बहन मायावती जी का संग्राम का फलस्वरूप। नहीं तो बाबा साहेब अम्बेडकर को दफना चुके थे उस वक्त का कांग्रेसियों ने। सिर्फ महाराष्ट्र में ही बाबा साहेब अम्बेडकर को लोग जानते थे और जय भीम का नारा पूरा भारतवर्ष में फैला दिए मान्यवर दादा साहेब कांशीराम और भारत का शेरनी, हमारा लोगों का लीडर, बहुजनों का लीडर, बहुजनों का लिए लड़ने वाली पहला औरत बहन मायावती जी ने आधुनिक युग में। इन दोनों का मेहनत के बदौलत आज बाबा साहेब का जो भी वॉल्यूम, जो भी किताब हमें मिल रहा है, मैं भी आज रिफरेंस करके आप लोगों को बताने के लिए लायक हुआ हूं। आप लोग इसके बारे में समझिए। और नेहरू जी फिर क्या सजेशन देते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को? कहते, आई मे सजेस्ट to you that your book you will sell in Delhi or elsewhere in the functions of the Buddha Jayanti। आपका जो किताब है प्रिंट होने के बाद आपका बुक आप सेल कीजिए, दिल्ली में सेल कीजिए या कोई भी सेल, कहीं पर भी सेल कीजिए और बुद्ध का 2500 ईयर एनिवर्सरी का प्रोग्राम में भी आप सेल कीजिए। कैसे चाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को इन्होंने सप्रेस करने के लिए कोशिश किए थे, आप लोग समझ जाइए। इससे पता चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर का ये लेटर नंबर 57 से पता चलता है इन लोगों का मानसिक कैसा है। इसीलिए साथियों, उस वक्त से टर्चर हो रहा था, बाबा साहेब पीरियड से टर्चर हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर को दिन रात टर्चर करके उनका पॉलिटिकल वर्क को डिस्ट्रॉय कर दिए। ये संभव हुआ हम लोगों का नासमझ के कारण। उसके बाद दादा साहेब कांशीराम जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा सपना को पूरा किए। उनका तमाम जितना भी किताब, अनप्रिंटेड किताब को प्रिंटेड किए, अनपब्लिश किताब को पब्लिश किए और बाबा साहेब को घर घर में पहुंचा दिए। उस वक्त बाबा साहेब को हम लोग मदद करते ना, वो पॉलिटिकली मजबूत हो जाते और बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत का प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना नहीं पड़ता बुद्धा एंड हिज धम्मा का 500 कॉपी लेने के लिए। क्या भारत सरकार के पास इतना भी ताकत नहीं 500 बुक उनका लाइब्रेरी में रखने के लिए? इतना अच्छा बुक, येरे गेरे बुक को वो लग रखते। और फिर यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक बात लिखते हैं इस चिट्ठी में, मैं आपका चिट्ठी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रेफरेंस कर रहा हूं, आप उनसे ही बात कीजिए क्योंकि बुद्धा धम्मा कमेटी का वो चेयरमैन है। ऐसे करके बाबा साहेब अम्बेडकर का लेटर को रिजेक्ट करते हैं और भारत सरकार कोई भी बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब नहीं रखता उनका लाइब्रेरी में। हम धन्यवाद किसको देंगे, किसके आभारी है हम लोग आज?
बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा सपना को आगे बढ़ाए दादा साहेब कांशीराम। दादा साहेब कांशीराम जन्म नहीं लेते ना, हम लोगों को ये भलूम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। आज पता नहीं चलता क्या है, क्या करे है ये लोग सब। पहले हमारा महापुरुषों को कैसे तिल तल कर ये लोग मार रहे थे। मैं तो इन लोगों को दोषी नहीं दूंगा, पहला दोषी है हम लोग, हमारा समाज। हमारा समाज का नासमझ के कारण आज हम लोग ये दुख और दुर्दशा भुगत रहे हैं। हमारा पूर्वजों जो गलती की है, बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा 100% मदद नहीं करके कांग्रेस का गोदी में जाके बैठ गए, गांधी का गोदी में बैठ के जो दुख भुगत रहे हैं, वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। फिर दोहराए हम लोग ने दादा साहेब कांशीराम का पीरियड में। दादा साहेब कांशीराम भारतवर्ष में जब महाराष्ट्र का लोगों को समझा रहे थे, महाराष्ट्र का लोग कहने लगे ना हो सकत, हो नहीं सकता, ऐसे बात कहते थे, लेकिन ये दादा साहेब कांशीराम हो सकत कर दिए। और औरत को कैसे सम्मान देते हैं दादा साहेब कांशीराम, यहां पता चलता है। भारतवर्ष में इतना आईएएस आईपीएस मान इन बड़े बड़े लोग थे, लेकिन एक औरत को सम्मान देते हुए बहन मायावती जी को इन्होंने यूपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर औरत को ज्यादा सम्मान देते थे। इसीलिए मैं दादा साहब कांशीराम को ज्यादा सम्मान देता हूं। साथियों, आज हमारा बीच दादा साहब कांशीराम नहीं है। दादा साहब कांशीराम को हमारा वो हम लोग कोऑपरेशन कर देते तो आज भारत का हुक्मरान बन जाते। जब तक दादा साहब कांशीराम साहब जिंदा थे, तब तक हम लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, उनको तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिए। बाबा साहेब अम्बेडकर टेंशन होके जल्दी डायबिटीज हो गए, ऐसे ही दादा साहेब कांशीराम भी टेंशन होके जल्दी उनका तबीयत खराब हो गया और स्ट्रोक होके पैरालिसिस हो गए। अभी फिलहाल एक ही बहन जी आज लड़ रही है, फिर भी हम लोग सब मिलकर उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं बाबा साहेब अम्बेडकर को। जब तक हम लोग बाबा साहेब को नहीं समझेंगे, हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। ऐसे थे हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर, और हमारे लिए ऐसे लड़ते थे। मैं धन्यवाद करूँगा आपका जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात की और आपने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे आपने बताया और बड़े भावभीन हो गए थे आप ये स्टोरी और बात बताते हुए कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थोड़े से राशि के लिए भी कितने परेशान हुए थे और तिल-तिल के जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया था, तिल-तिल के मर रहे थे, परेशान हो रहे थे और ये है सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुजन समाज की वजह से। जब बाबा साहब सत्ता में आना चाहते थे और सत्ता में आके सिस्टम को बदलना चाहते थे, तब भी बहुजन समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया। आज भी उनकी अपनी पार्टी है, बहुजन समाजों की तमाम पार्टियाँ बन गई हैं, लेकिन आज भी वह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि उनकी पार्टी कौन-सी है। कैसे सत्ता तक पहुँच पाएँगे? चंद रुपयों के लिए अपनों को और अपने समाज को बेचने का काम करते हैं बहुजन समाज के लोग और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और अपने समाज को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। मैं धन्यवाद करूँगा आपका जो आपने हमारे साथ इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।